नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत की शासन प्रणाली के एक बहुत ज़रूरी हिस्से पर गहराई से बात करने वाले हैं। राज्य विधानमंडल, मतलब वो जगह जहां राज्यों के लिए कानून बनते हैं। इसके लिए हमारे पास एम लक्ष्मीकांत की जानी मानी किताब इंडियन पॉलिटी के कुछ अंश हैं और ये हमें काफ़ी अच्छी तरह समझाते हैं कि ये विधानमंडल कैसे बने हैं, इनके पास क्या शक्तियां हैं और ये असल में काम कैसे करते हैं। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी से मुख्य बातें निकालें और समझें कि राज्यों में कानून बनाने का ये पूरा सिस्टम, ये पूरा खेल चलता कैसे है। हम देखेंगे कि ये सदन कैसे बनते हैं, सदस्य कैसे आते हैं, उनकी योग्यताएं क्या है, अयोग्यताएं क्या है, फिर कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है और हाँ, संसद से ये कितने अलग हैं। खास तौर पर उन राज्यों में जहां दो सदन हैं, वहां सत्ता का संतुलन कैसे है, ये समझना दिलचस्प होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात, हर राज्य में विधानमंडल एक जैसा नहीं होता, है ना? कहीं एक सदन है, कहीं दो। बिल्कुल। भारत में ज्यादातर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था ही है, मतलब वहां राज्यपाल होते हैं और एक विधानसभा, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। लेकिन हाँ, फिलहाल 6 राज्य ऐसे हैं: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, जहां द्विसदनीय व्यवस्था है। वहां राज्यपाल के साथ विधानसभा भी है, जो निचला सदन है, और एक विधान परिषद भी है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो ऊपरी सदन है। पहले जम्मू कश्मीर में भी थी विधान परिषद, पर 2019 में वो समाप्त कर दी गई थी। और ये विधान परिषद बनाना या खत्म करना, ये किसके हाथ में है? क्या राज्य खुद तय करते हैं? हाँ, ये एक दिलचस्प प्रक्रिया है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 169 संसद को ये शक्ति देता है कि वो किसी राज्य में विधान परिषद बना भी सकती है और खत्म भी कर सकती है। लेकिन इसमें एक पेंच है। संसद ऐसा तभी कर सकती है जब उस राज्य की विधानसभा खुद ऐसा चाहे, और चाहे ही नहीं बल्कि इस बारे में एक प्रस्ताव पास करे, वो भी विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए, और जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका कम से कम 2/3 बहुमत। जब विधानसभा ये प्रस्ताव पास कर देती है, तब संसद एक साधारण बहुमत से कानून बनाकर ऐसे लागू कर सकती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता। अच्छा, यानी इसमें राज्यों की अपनी मर्जी तो है ही, शायद उनकी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना पड़ता होगा। जैसे आपने आंध्र प्रदेश का उदाहरण दिया, उन्होंने बनाई, फिर खत्म की, फिर बना ली। हाँ बिल्कुल, ये विकल्प इसीलिए दिया गया था। जब संविधान बन रहा था, उस समय भी संविधान सभा में इस दूसरे सदन यानी विधान परिषद पर काफी बहस हुई थी। कुछ सदस्यों का मानना था कि ये सीधे जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ये विधायी प्रक्रिया में देरी लाता है और खर्चीला भी है। तो इसीलिए ये विकल्प राज्यों पर छोड़ा गया कि वो अपने हिसाब से तय करें। चलिए, अब जरा इन सदनों की बनावट को समझते हैं। पहले विधानसभा की बात करते हैं, जो लगभग सभी राज्यों में है। जी, विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, वोटिंग के जरिए, जिसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। संविधान के हिसाब से देखें तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 500 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम 60। अच्छा। हाँ, हालांकि ये काफी हद तक राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। कुछ छोटे राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, वहां ये न्यूनतम संख्या 30 है। मिजोरम में 40, नागालैंड में 46 है। और ये सीटों का बंटवारा कैसे होता है? मतलब ये कैसे तय होता है कि किस इलाके से कितनी सीटें होंगी? रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है, और कोशिश ये रहती है कि हर निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे मिली सीटों का जो अनुपात है, वो पूरे राज्य में लगभग करीब करीब एक जैसा रहे। हर जनगणना के बाद सीटों की कुल संख्या और इन निर्वाचन क्षेत्रों का फिर से निर्धारण, मतलब पुनर्निर्धारण होता है। इसके लिए संसद ने समय समय पर परिसीमन आयोग अधिनियम, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट्स भी बनाए हैं। लेकिन मैंने सुना है कि फिलहाल सीटों की संख्या को बढ़ाया नहीं जा रहा है, वो स्थिर रखी गई हैं। हाँ, ये बात सही है। असल में 42वें संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसने 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों की कुल संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन को साल 2000 तक के लिए फ्रीज कर दिया था। इसका एक मकसद जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को बढ़ावा देना भी था। फिर 84वें संशोधन 2001 में इस रोक को साल 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ओह, 2026 तक? जी, हालांकि 87वें संशोधन 2003
ने ये जरूर कहा कि 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है, लेकिन सीटों की कुल संख्या नहीं बदलेगी, वो 2026 तक उतनी ही रहेगी। अच्छा, और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का भी प्रावधान है। हाँ, बिल्कुल है। संविधान यह व्यवस्था करता है कि हर राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटें आरक्षित हों। ये आरक्षण शुरू में 10 साल के लिए था, लेकिन इसे लगातार बढ़ाया जाता रहा है। अभी जो 104वां संशोधन अधिनियम है 2019 का, उसके तहत ये आरक्षण 2030 तक जारी रहेगा। ठीक है, अब आते हैं विधान परिषद पर, उन 6 राज्यों की बात जहां ये है। इसकी संरचना थोड़ी अलग और क्या कहते हैं, जटिल लगती है। हाँ, विधानसभा से काफी अलग है। जैसा हमने पहले कहा, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। इसकी सदस्य संख्या पर भी सीमाएं हैं। ये विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। 1/3 से ज्यादा नहीं? हाँ, और कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सीधे चुने हुए सदन यानी विधानसभा की प्रधानता बनी रहे। वास्तविक संख्या कितनी होगी, ये संसद तय करती है। तो इन्हें चुनता कौन है फिर? ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता कैसे है? यह प्रक्रिया काफी दिलचस्प है और इसमें कई अलग अलग समूह शामिल होते हैं। देखिए, करीब 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य राज्य की जो स्थानीय निकाय हैं, जैसे नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड वगैरह, उनके सदस्य चुनते हैं। अच्छा, स्थानीय निकायों के सदस्य। जी। फिर 12 सदस्य राज्य के स्नातक ग्रेजुएट्स चुनते हैं। शर्त यह है कि उन्हें स्नातक हुए कम से कम 3 साल हो गए हों और वे राज्य में रह रहे हों। अच्छा, ग्रेजुएट्स भी वोट करते हैं? हाँ, और उतने ही यानी 112 सदस्य राज्य के शिक्षक चुनते हैं। ये वो शिक्षक होते हैं जो कम से कम 3 साल से माध्यमिक स्कूलों या उससे ऊंचे स्तर के शिक्षण संस्थानों में पढ़ा रहे हों। शिक्षक भी? ये तो काफी अलग-अलग लोग हो गए। बिल्कुल। फिर 1/3 यानी 13 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्य यानी एमएलएज चुनते हैं। ये उन लोगों में से चुने जाते हैं जो खुद एमएलए नहीं हैं। मतलब एमएलएज भी चुनते हैं? हाँ, और जो बाकी बचे यानी 16 सदस्य, उन्हें राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन या समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। ओह, तो काफी मिली-जुली संरचना है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर देखें तो करीब 56 सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं और 16 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। चुनाव का तरीका भी खास है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा, मतलब वोटर अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में रखता है। ये तो वाकई काफी विस्तृत प्रक्रिया है। अच्छा, अब बात करते हैं इनके कार्यकाल की। विधानसभा कितने समय तक चलती है? विधानसभा लोकसभा की तरह ही एक स्थायी सदन नहीं है। आम चुनाव के बाद जब उसकी पहली बैठक होती है, उससे लेकर उसका सामान्य कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल पूरे होते ही वो अपने आप भंग हो जाती है। स्वतः ही? जी, लेकिन राज्यपाल चाहें तो मुख्यमंत्री की सलाह पर इसे 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं, ताकि नए चुनाव हो सकें। हाँ, एक और स्थिति है। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगा हो, तो संसद कानून बनाकर विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। एक बार में 1 साल? हाँ, और ऐसा कितनी भी बार किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म होगा, उसके 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने जरूरी हो जाएंगे। कार्यकाल उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। और विधान परिषद का क्या? वो तो स्थायी सदन है ना, राज्यसभा की तरह? जी हाँ, बिल्कुल। विधान परिषद राज्यसभा की तरह ही एक स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होती, लेकिन इसके सदस्य हमेशा नहीं रहते। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल की समाप्ति पर रिटायर हो जाते हैं। हर 2 साल में 1/3? जी, इस तरह हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का हो जाता है और जो सीटें खाली होती हैं वो हर तीसरे साल की शुरुआत में नए चुनावों और मनोनयन द्वारा भर ली जाती हैं। जो सदस्य रिटायर होते हैं वे दोबारा चुने जाने या मनोनीत होने के पात्र होते हैं। ठीक है, अब सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या चाहिए होती हैं विधानसभा और विधान परिषद के लिए? संविधान कुछ बुनियादी योग्यताएं बताता है। पहला, व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसे एक निर्धारित प्रारूप में शपथ लेनी होती है, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की।
और भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने की। तीसरा? आयु विधान परिषद के लिए कम से कम 30 साल और विधानसभा के लिए कम से कम 25 साल। अच्छा, उम्र का फर्क है दोनों में। जी। और चौथा, उसके पास वो अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद ने कानून बनाकर निर्धारित की हों। और संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कुछ अतिरिक्त योग्यताएं निर्धारित की भी हैं। जैसे विधान परिषद के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति को उस राज्य के किसी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी है, और अगर राज्यपाल मनोनीत कर रहे हैं तो उसे उस राज्य का निवासी होना चाहिए। इसी तरह विधानसभा के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति को भी राज्य के किसी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, और अगर कोई आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहा है तो उसे उस अनुसूचित जाति यानी एससी या अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समुदाय का सदस्य होना चाहिए जिसके लिए वो सीट आरक्षित है। हालांकि एससी एसटी सदस्य सामान्य यानी अनारक्षित सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो हुई योग्यताएं। अब किन आधारों पर किसी की सदस्यता रद्द हो सकती है, मतलब अयोग्यताएं क्या है? संविधान कुछ मुख्य आधार बताता है। पहला, अगर वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, धारण करता हो। हालांकि मंत्री का पद या ऐसा कोई पद जिसे राज्य विधानमंडल ने कानून बनाकर छूट दी हो, वो लाभ का पद नहीं माना जाता। अच्छा, मंत्री पद लाभ का पद नहीं है। जी। दूसरा, अगर वो विकृत चित्त का हो, मतलब दिमागी रूप से अस्वस्थ हो और किसी सक्षम न्यायालय ने ऐसा घोषित किया हो। तीसरा, अगर वो अमुक्त दिवालिया, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हो। चौथा, अगर वो भारत का नागरिक न रहा हो या उसने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा स्वीकार कर ली हो। और पांचवा, अगर वो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। इसके अलावा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीएन 1951 है, उसमें भी कई और अयोग्यताएं बताई गई हैं। जैसे कुछ खास चुनावी अपराधों या चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाना, या फिर किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना जिसमें 2 साल या उससे ज्यादा की कैद की सजा हुई हो। हाँ, निवारक नजरबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हिरासत में लेना अयोग्यता नहीं मानी जाती। अच्छा। फिर अगर कोई व्यक्ति चुनाव खर्च का हिसाब समय पर दाखिल करने में नाकाम रहा हो, या उसका सरकारी ठेकों, कामों या सेवाओं में कोई हित हो, या वो किसी ऐसे निगम में निदेशक या प्रबंध एजेंट हो या लाभ का पद धारण करता हो जिसमें सरकार की कम से कम 25% हिस्सेदारी हो, या उसे भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया हो, या उसे विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने या रिश्वतखोरी जैसे अपराधों के लिए सजा मिली हो, या फिर अस्पृश्यता, दहेज, सती जैसे सामाजिक अपराधों के प्रचार और अभ्यास के लिए दंडित किया गया हो। तो ये काफी लंबी सूची है। काफी सारे आधार हैं। तो इन अयोग्यताओं पर अंतिम फैसला कौन लेता है? मान लीजिए किसी सदस्य पर इनमें से कोई आरोप लगता है। देखिए, ज्यादातर मामलों में जो संविधान या आरपीए 1951 के तहत अयोग्यताएं हैं, उन पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है। लेकिन राज्यपाल ये फैसला अकेले नहीं लेते। उन्हें चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की राय लेनी होती है और उसी राय के अनुसार ही काम करना होता है। अच्छा, चुनाव आयोग की राय जरूरी है? जी हाँ, एक और तरह की अयोग्यता है दल बदल के आधार पर जो संविधान की 10वीं अनुसूची में दी गई है। इस मामले में फैसला राज्यपाल नहीं करते। विधान परिषद के मामले में सभापति और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष करते हैं। ओ, ये अलग है। जी। और सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो होलोहन मामले 1992 में ये भी कहा है कि दल बदल के मामले में सभापति या अध्यक्ष का जो निर्णय होता है उसकी न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। मतलब उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है। अब सदस्य बनने के बाद शपथ लेना क्यों जरूरी होता है? आपने योग्यताओं में इसका जिक्र किया था। हाँ, देखिए, हर सदस्य को सदन में अपनी सीट लेने से पहले राज्यपाल या उनके द्वारा इस काम के लिए नियुक्त किसी भी व्यक्ति के सामने शपथ या प्रतिज्ञान करना होता है। ये एक तरह के संविधान के प्रति और देश के प्रति उनकी निष्ठा की घोषणा होती है। बिना शपथ लिए कोई सदस्य सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकता, वोट नहीं डाल सकता, और उसे विधानमंडल के जो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां मिलती हैं वो भी नहीं मिलेंगी। अच्छा, यानी कार्यवाही में भाग लेने के लिए शपथ जरूरी है। बिल्कुल।
और अगर कोई बिना शपथ लिए सदन में बैठता है या वोट करता है तो उस पर हर दिन के हिसाब से 500 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। समझ गई। सीटें और किन परिस्थितियों में खाली हो सकती हैं? मतलब सदस्यता कैसे खत्म हो सकती है? एक तो अयोग्यता हो गई। कई कारण हो सकते हैं, जैसे दोहरी सदस्यता। कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं रह सकता, या राज्य के दोनों सदनों, विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य भी नहीं रह सकता, उसे एक सीट छोड़नी पड़ती है। अयोग्यता, जैसा हमने अभी बात की। त्यागपत्र, सदस्य खुद इस्तीफा दे सकता है, उसे अपना त्यागपत्र अध्यक्ष या सभापति को लिखित में देना होता है। जब त्यागपत्र स्वीकार हो जाता है तो सीट खाली हो जाती है। अनुपस्थिति, अगर कोई सदस्य सदन की इजाजत के बिना लगातार 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है। इसमें सदन के सत्रावसान या स्थगन की अवधि नहीं गिनी जाती। 60 दिन लगातार? जी। और भी कुछ मामले हो सकते हैं, जैसे अगर अदालत सदस्य के चुनाव को ही अवैध घोषित कर दे, या सदन खुद सदस्य को निष्कासित कर दे, या सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन जाए, या किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो जाए। इन सब स्थितियों में सीट खाली हो जाती है। अपना पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा के लिए अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, और विधान परिषद के लिए सभापति, चेयरमैन और उपसभापति डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। ये लोग सदन के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। सदन के सदस्य ही चुनते हैं ना? हाँ, इनका कार्यकाल आमतौर पर सदन के जीवन काल तक होता है, लेकिन ये पहले भी पद छोड़ सकते हैं, जैसे अगर वे सदन के सदस्य ही ना रहें या खुद इस्तीफा दे दें, या फिर उन्हें हटाया भी जा सकता है। हटाया भी जा सकता है। कैसे? सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से, मतलब प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी से एक संकल्प पारित करके उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 14 दिन पहले सूचना देना जरूरी होता है। और अध्यक्ष या सभापति की मुख्य शक्तियां और कर्तव्य क्या होते हैं? उनका सबसे पहला काम तो सदन में व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखना है। वे सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। वे संविधान, सदन की प्रक्रिया के नियम और जो पहले के उदाहरण प्रेसिडेंट्स हैं, उनके अंतिम व्याख्याकार होते हैं। सदन में उनकी व्याख्या ही मानी जाती है। अच्छा, मतलब नियमों के मामले में उनका कहना फाइनल होता है। जी। अगर सदन में कोरम पूरा ना हो, यानी सदस्यों की न्यूनतम जरूरी संख्या मौजूद ना हो, तो वे सदन को स्थगित कर देते हैं। वे आमतौर पर पहली बार में किसी प्रस्ताव पर वोट नहीं डालते, लेकिन अगर किसी मुद्दे पर वोट बराबर हो जाए, टाई हो जाए, तो वे अपना निर्णायक मत, कास्टिंग वोट दे सकते हैं। निर्णायक मत। हाँ, वे सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक की अनुमति भी दे सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति यह है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष विधानसभा में करते हैं और उनका निर्णय अंतिम होता है। इसे कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बहुत बड़ी शक्ति है। बिल्कुल। और जैसा हमने पहले बात की, दल बदल के आधार पर सदस्य की अयोग्यता का निर्णय भी अध्यक्ष या सभापति ही करते हैं। वे सदन की सभी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं और उनके कामकाज की निगरानी भी करते हैं। तो कुल मिलाकर सदन के सुचारू संचालन की पूरी जिम्मेदारी उन पर होती है। और उपाध्यक्ष या उपसभापति का क्या रोल है? जब अध्यक्ष या सभापति का पद खाली होता है या वे सदन की बैठक में अनुपस्थित होते हैं, तो उपाध्यक्ष या उपसभापति उनके कर्तव्यों का पालन करते हैं। और जब वे अध्यक्ष या सभापति के रूप में काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें उनकी सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा अध्यक्ष सभापति सदस्यों में से कुछ लोगों की एक सूची, पैनल ऑफ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी नामित करते हैं। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या सभापति और उपसभापति दोनों ही अनुपस्थित हों, तो इस पैनल में से कोई सदस्य सदन की अध्यक्षता कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं सदन के कामकाज पर। बैठकें कब और कैसे बुलाई जाती हैं? इन्हें सत्र कहते हैं, है ना? जी हाँ, सत्र। राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के हर सदन का सत्र आहूत करते, मतलब बुलाते हैं, समनिंग। संविधान में ये जरूरी किया गया है कि किन्हीं 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा नहीं? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि विधानमंडल की बैठक साल में कम से कम 2 बार होनी ही चाहिए। आमतौर पर 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अच्छा। हमने 2 शब्द और सुने हैं, स्थगन और सत्रावसान। इनमें क्या फर्क है? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्थगन का मतलब होता है किसी विशेष बैठक के काम को कुछ समय के लिए निलंबित करना। ये कुछ घंटों के लिए हो सकता है, कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए भी।
ये शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष या सभापति के पास होती है। एक होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन, एडजॉर्नमेंट साइन डाई। इसका मतलब है बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर देना, बिना ये बताए कि अगली बैठक कब होगी। ये भी पीठासीन अधिकारी ही करते हैं। अच्छा, तो स्थगन बैठक से जुड़ा है, फिर सत्रावसान। सत्रावसान सिर्फ बैठक को नहीं बल्कि पूरे सत्र को ही समाप्त कर देता है। ये काम राज्यपाल करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब पीठासीन अधिकारी सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देते हैं, उसके कुछ दिनों बाद राज्यपाल सत्र के सत्रावसान की अधिसूचना जारी कर देते हैं। सत्रावसान से सदन पर लंबित विधेयकों पर असर नहीं पड़ता, लेकिन नोटिस वगैरह लैप्स हो सकते हैं। और एक तीसरा शब्द है विघटन, डिसोल्यूशन। इसका मतलब क्या है और इसका विधेयकों पर क्या असर होता है? विघटन सिर्फ विधानसभा का होता है, क्योंकि विधान परिषद तो जैसा हमने कहा एक स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होती। विघटन का मतलब है मौजूदा विधानसभा के जीवन को समाप्त कर देना। इसके बाद नई चुनाव होते हैं और नई विधानसभा का गठन होता है। तो जो पुराने बिल वगैरह थे उनका क्या होता है? हाँ, विघटन का विधेयकों पर काफी असर पड़ता है। नियम कुछ इस तरह हैं। कोई विधेयक जो विधानसभा में लंबित है, पेंडिंग, चाहे वो वहीं शुरू हुआ हो या विधान परिषद से होकर आया हो, वो विघटन पर समाप्त, लैप्स हो जाता है। अच्छा, जो भी विधानसभा में है वो खत्म। हाँ, इसी तरह कोई विधेयक जो विधानसभा पास कर चुकी है लेकिन विधान परिषद में लंबित है, वो भी समाप्त हो जाता है, वो भी खत्म। जी। लेकिन अगर कोई विधेयक विधान परिषद में शुरू हुआ था और वहीं लंबित है और अभी तक विधानसभा ने उसे पास नहीं किया है, तो वो समाप्त नहीं होता। अच्छा, जो परिषद में ही है वो बच जाता है। हाँ, और अगर कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है या एक सदन वाले राज्य में विधानसभा द्वारा पारित हो चुका है और राज्यपाल या राष्ट्रपति के सहमति के लिए भेजा गया है, तो वो भी समाप्त नहीं होता। इसी तरह अगर कोई विधेयक दोनों सदनों ने पास कर दिया था लेकिन राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया है, तो वो भी विधानसभा के विघटन से समाप्त नहीं होता। उसे नई विधानसभा देख सकती है। ये तो काफी नियम है। अच्छा, सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए कम से कम कितने सदस्य मौजूद होने चाहिए? इसे कोरम या गण पूर्ति कहते हैं। संविधान के अनुसार किसी भी सदन की बैठक के लिए कोरम होना जरूरी है। ये संख्या है 10 सदस्य या सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा, यानी 1/10। इनमें से जो भी ज्यादा हो। इसमें पीठासीन अधिकारी भी शामिल होते हैं। 10 या 10वां हिस्सा, जो भी ज्यादा हो। जी। अगर बैठक के दौरान किसी समय कोरम पूरा नहीं होता है, तो यह पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है कि या तो वे सदन को स्थगित कर दें या बैठक को तब तक निलंबित रखें जब तक कोरम पूरा ना हो जाए। सदन में भाषा और वोटिंग के क्या नियम है? सदन में सभी मामलों पर निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिया जाता है। इसमें पीठासीन अधिकारी शामिल नहीं होते क्योंकि वो पहली बार में वोट नहीं करते। हाँ, अगर वोट बराबर हो जाएं, तभी पीठासीन अधिकारी अपना निर्णायक मत देते हैं। कुछ खास मामले हैं जिनका जिक्र संविधान में है, जैसे अध्यक्ष सभापति को हटाना या विधान परिषद का गठन उन्मूलन। उनमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है। और भाषा, किस भाषा में काम होता है? संविधान ने निर्धारित किया है कि राज्य विधानमंडल में कार्य राज्य की आधिकारिक भाषा या भाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को जो इन भाषाओं में अपनी बात ठीक से नहीं रख सकता, अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। सदन में अनुवाद की व्यवस्था भी होती है। क्या मंत्री या राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, भी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, भले ही वो उस सदन के सदस्य न हो? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। हर मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को ये अधिकार है कि वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोल सकता है और भाग ले सकता है। उन्हें किसी भी समिति की बैठक में भी बोलने और भाग लेने का अधिकार है जिसके वे सदस्य नामित किए गए हों, भले ही वे उस सदन के सदस्य ना हों। अच्छा, बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं। जी, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता। वोट वे केवल उसी सदन में दे सकते हैं जिसके वे सदस्य हैं। महाधिवक्ता तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, इसलिए उन्हें वोट देने का अधिकार होता ही नहीं है। चलिए, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। राज्यों में कानून कैसे बनते हैं? साधारण विधेयकों, ऑर्डिनरी बिल्स की प्रक्रिया क्या है? साधारण विधेयक मतलब जो धन विधेयक नहीं है, उन्हें किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगर राज्य में 2 सदन है, इसे कोई मंत्री भी पेश कर सकता है या कोई गैर सरकारी सदस्य, प्राइवेट मेंबर भी। विधेयक जिस सदन में पेश होता है उसे मूल सदन कहते हैं। वहां ये 3 चरणों या वाचन, रीडिंग से गुजरता है। प्रथम वाचन
इसमें विधेयक पेश किया जाता है और उसका शीर्षक और उद्देश्य बताए जाते हैं। आमतौर पर कोई चर्चा नहीं होती, फिर इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। द्वितीय वाचन, ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें विधेयक के सिद्धांतों पर विस्तृत चर्चा होती है। इसे या तो सदन सीधे विचार के लिए ले सकता है, या किसी प्रवर समिति सेलेक्ट कमेटी को सौंप सकता है, या दोनों सदनों की संयुक्त समिति जॉइंट कमेटी को, अगर दूसरा सदन सहमत हो, सौंप सकता है, या जनता की राय जानने के लिए परिचालित कर सकता है। समिति विधेयक पर खंडवार क्लॉज बाय क्लॉज विचार करती है और संशोधन कर सकती है। फिर समिति अपनी रिपोर्ट सदन को देती है। इसके बाद सदन विधेयक पर फिर से खंडवार विचार करता है और हर खंड पर मतदान होता है। सदस्य संशोधन भी प्रस्तावित कर सकते हैं। तृतीय वाचन, इस चरण में बहस विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने तक ही सीमित रहती है। कोई संशोधन पेश नहीं किया जा सकता। अगर सदन बहुमत से विधेयक पारित कर देता है तो उसे प्रमाणित करके दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। ठीक है, एक सदन से पास होकर ये दूसरे सदन में गया। अब अगर दूसरा सदन, मान लीजिए विधान परिषद, इससे सहमत न हो तो क्या होता है फिर? यहीं पर असली सत्ता का खेल दिखता होगा। बिल्कुल। जब विधानसभा द्वारा पारित कोई साधारण विधेयक विधान परिषद में जाता है तो परिषद के पास 4 विकल्प होते हैं। 1, वो विधेयक को उसी रूप में पारित कर दे जैसा विधानसभा ने भेजा था, बिना संशोधन के। 2, वो विधेयक को संशोधनों के साथ पारित करें और वापस विधानसभा को भेज दें। 3, वो विधेयक को पूरी तरह खारिज कर दें। 4, या वो विधेयक पर कोई कार्रवाई ना करे और उसे 3 महीने तक अपने पास लंबित रखे। 3 महीने तक? पहली बार में 3 महीने। अब देखिए क्या होता है। अगर परिषद पहला या दूसरा विकल्प चुनती है और विधानसभा परिषद के संशोधनों को मान लेती है, तब तो विधेयक दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है और राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है। लेकिन अगर विधानसभा परिषद के संशोधनों को अस्वीकार कर देती है या परिषद विधेयक को खारिज कर देती है, तीसरा विकल्प, या 3 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करती, चौथा विकल्प, तो विधानसभा उस विधेयक को दोबारा पारित कर सकती है, संशोधनों के साथ या बिना, और फिर से विधान परिषद को भेज सकती है। अच्छा, विधानसभा दोबारा भेज सकती है। हाँ। अब जब विधेयक दूसरी बार परिषद के पास जाता है तो परिषद के पास फिर से वही विकल्प होते हैं, लेकिन इस बार समय सीमा कम हो जाती है। अगर परिषद फिर से विधेयक को खारिज कर देती है या ऐसे संशोधनों के साथ पारित करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं है, या इस बार 1 महीने के भीतर विधेयक पारित नहीं करती, तो विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है जिस रूप में विधानसभा ने उसे दूसरी बार पारित किया था। अरे, इसका मतलब तो ये हुआ कि साधारण विधेयक के मामले में भी विधान परिषद विधानसभा के फैसले को ज्यादा से ज्यादा 4 महीने रोक सकती है। पहली बार में 3 महीने प्लस दूसरी बार में 1 महीना। उसे पूरी तरह रोक नहीं सकती। एकदम सही पकड़ा आपने। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक विलंबित कर सकती है। अंतिम शक्ति विधानसभा के पास ही है। और ये संसद से बहुत अलग है। संसद में अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं, जिसमें लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है क्योंकि उसके सदस्य ज्यादा होते हैं। लेकिन राज्य विधानमंडल में ऐसी संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। यहाँ विधानसभा अपनी मर्जी चला सकती है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब विधानसभा ड्राइवर सीट पर है और परिषद ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर के लिए स्पीड ब्रेकर का काम कर सकती है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। और अगर कोई विधेयक विधान परिषद में शुरू हुआ था और विधानसभा ने उसे खारिज कर दिया तो वो विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है। विधानसभा की न का मतलब नहीं है। समझ गई। अब बात करते हैं पैसे वाले मामलों की। धन विधेयक, मनी बिल्स, इनके बारे में क्या खास है? धन विधेयक के मामले में विधानसभा की शक्तियां और भी ज्यादा हैं और विधान परिषद की शक्तियां बहुत ही सीमित हैं। पहली बात, संविधान कहता है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। सिर्फ विधानसभा में? जी, और वो भी राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। इसे केवल मंत्री ही पेश कर सकता है, कोई गैर सरकारी सदस्य नहीं। जब विधानसभा धन विधेयक को पारित कर देती है तो उसे विधान परिषद के पास उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। अब परिषद के पास बहुत कम विकल्प हैं। वो धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है, न ही उसमें संशोधन कर सकती है। कुछ भी नहीं कर सकती। वो केवल विधेयक पर अपनी सिफारिशें दे सकती हैं और उसे 14 दिनों के भीतर विधानसभा को लौटाना होता है। सिर्फ 14 दिन? हाँ, अब विधानसभा की मर्जी है कि वो परिषद की सिफारिशों को माने या ना माने, या कुछ को माने और कुछ को ना माने। अगर विधानसभा परिषद की किसी सिफारिश को मान लेती है
तो विधेयक संशोधित रूप से दोनों सदनों से पारित माना जाता है। अगर वो किसी सिफारिश को नहीं मानती तो विधेयक उसी मूल रूप में पारित माना जाता है जिस रूप में विधानसभा ने शुरू में पास किया था। और अगर विधान परिषद 14 दिनों के अंदर विधेयक को वापस नहीं लौटाती है तो भी वो उसी रूप में दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है जिस रूप में विधानसभा ने उसे पारित किया था। वाह, मतलब वित्तीय मामलों में परिषद की भूमिका लगभग न के बराबर है। सिर्फ 14 दिन की देरी कर सकती है, वो भी बिना किसी बदलाव के अधिकार के। बिल्कुल। धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला भी विधानसभा अध्यक्ष का अंतिम होता है। ठीक है, अब विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया या जैसा भी मामला हो, तो आगे क्या होता है? राज्यपाल और राष्ट्रपति की सहमति का क्या रोल है? जब कोई विधेयक, चाहे साधारण हो या धन विधेयक, राज्य विधानमंडल से पारित हो जाता है तो उसे राज्यपाल के पास उनकी सहमति, असेंट के लिए भेजा जाता है। अब राज्यपाल के पास साधारण विधेयक के मामले में 4 विकल्प होते हैं। 1, वे विधेयक पर अपनी सहमति दे सकते हैं, तब विधेयक अधिनियम, एक्ट बन जाता है, यानी कानून। 2, वे अपनी सहमति रोक सकते हैं, विदहोल्ड असेंट, तब विधेयक समाप्त हो जाता है और कानून नहीं बन पाता। 3, वे विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर विधानमंडल विधेयक को संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के फिर से पारित करके राज्यपाल के पास भेज देता है तो राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी ही होगी। इसे निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। अच्छा, दोबारा भेजने पर मना नहीं कर सकते? जी नहीं। 4, वे विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित, रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कर सकते हैं। कुछ मामलों में ऐसा करना अनिवार्य भी होता है, जैसे अगर विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता हो। और धन विधेयक के मामले में राज्यपाल के पास क्या विकल्प है? धन विधेयक के मामले में राज्यपाल या तो सहमति दे सकते हैं या सहमति रोक सकते हैं या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं, लेकिन वे उसे विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते क्योंकि वो पहले ही उनकी सिफारिश पर पेश किया गया था। और जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होता है तब क्या होता है? तब गेंद राष्ट्रपति के पाले में चली जाती है। राष्ट्रपति के पास साधारण विधेयक के मामले में 3 विकल्प होते हैं। 1, वो विधेयक पर अपनी सहमति दे सकते हैं, तब वो कानून बन जाता है। 2, वो अपनी सहमति रोक सकते हैं, तब विधेयक समाप्त हो जाता है। 3, वो राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि विधेयक को, यदि वो धन विधेयक नहीं है, राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा दें। राज्य विधानमंडल को 6 महीने के भीतर उस पर पुनर्विचार करना होता है। अगर विधानमंडल विधेयक को फिर से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजता है तो संविधान ये नहीं बताता कि राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य हैं या नहीं। वे चाहें तो फिर से सहमति रोक सकते हैं। ओह, यानी यहाँ पर राज्य विधानमंडल की शक्ति सीमित हो जाती है, केंद्र का नियंत्रण आ जाता है। हाँ, ये एक तरह से केंद्र के पास राज्य के कानून पर वीटो पावर है। धन विधेयक के मामले में जो वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित होता है तो राष्ट्रपति या तो सहमति दे सकते हैं या सहमति रोक सकते हैं, लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते। ये पूरी प्रक्रिया समझने के बाद अब अगर हम राज्य विधानमंडल और संसद की विधायी प्रक्रियाओं की तुलना करें तो मुख्य अंतर क्या नजर आते हैं? हाँ, कुछ मुख्य अंतर साफ तौर पर दिखते हैं। पहला, संयुक्त बैठक का प्रावधान। जैसा हमने बात की, संसद में साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक हो सकती है। राज्य विधानमंडल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यहां विधानसभा की इच्छा ही ज्यादा मायने रखती है। हाँ, ये बड़ा अंतर है। दूसरा, ऊपरी सदन की शक्ति में अंतर। संसद में राज्यसभा धन विधेयकों को छोड़कर साधारण विधेयकों के मामले में लोकसभा के लगभग बराबर शक्तियां रखती है। वो किसी साधारण विधेयक को 6 महीने तक रोक सकती है और उसकी असहमति पर संयुक्त बैठक होती है। लेकिन राज्य में विधान परिषद विधानसभा की तुलना में बहुत ही कमजोर है। वो साधारण विधेयक को सिर्फ 4 महीने रोक सकती है और धन विधेयक में तो सिर्फ 14 दिन। बिल्कुल। तीसरा, निचले सदन की प्रधानता। राज्य विधानसभा साधारण विधेयक पर विधान परिषद की असहमति को ओवरराइड कर सकती है, उसे दोबारा पास करके। लोकसभा ऐसा राज्यसभा के साथ नहीं कर सकती। वहां गतिरोध का हल संयुक्त बैठक से ही निकलता है। तो इन सब बातों से ये तो साफ है कि विधान परिषद की स्थिति काफी कमजोर है। कुल मिलाकर इसकी हैसियत क्या है? क्या ये वाकई उपयोगी है या बस एक नाम का सदन है? देखिए, अगर हम विधान परिषद की शक्तियों और स्थिति की तुलना विधानसभा से करें तो ये स्पष्ट रूप से एक कमजोर और सहायक सदन ही नजर आता है। कुछ मामलों में तो ये विधानसभा के बराबर है, जैसे साधारण विधेयकों को पेश करना और उन पर विचार करना। हालांकि अंतिम शक्ति सभा के पास है।
राज्यपाल के अध्यादेशों को स्वीकृत करना, मंत्रियों का चयन। मंत्री दोनों सदनों से हो सकते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अगर वो परिषद का सदस्य है, राज्य लोक सेवा आयोग या सीएजी जैसी संवैधानिक संस्थाओं की रिपोर्टों पर विचार करना। हाँ, कुछ समानताएं तो हैं, लेकिन ज्यादातर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसकी शक्तियां असमान हैं और विधानसभा से कम हैं। जैसे धन विधेयक सिर्फ विधानसभा में पेश हो सकता है, परिषद उसे ना संशोधित कर सकती है न अस्वीकार, सिर्फ 14 दिन की देरी। बजट पर केवल चर्चा कर सकती है, अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। ये अधिकार सिर्फ विधानसभा को है। वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा नहीं सकती, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हाँ, सरकार गिराने की शक्ति तो नहीं है। साधारण विधेयक पर भी अंतिम शक्ति विधानसभा की ही है। परिषद सिर्फ 4 महीने की देरी कर सकती है। राष्ट्रपति के चुनाव में और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भी विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, जबकि विधानसभा के सदस्य लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा हमने शुरू में देखा, विधान परिषद का अस्तित्व ही विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। विधानसभा की सिफारिश पर संसद इसे समाप्त कर सकती है। सही बात है। इसका तो वजूद ही स्थायी नहीं है। इसकी तुलना अगर संसद की राज्यसभा से करें तो क्या फर्क है? राज्यसभा तो काफी शक्तिशाली है। राज्यसभा की स्थिति बहुत अलग है। राज्यसभा को केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने और संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इसलिए उसे लोकसभा के बराबर कुछ मामलों को छोड़कर शक्तियां दी गई हैं। वो स्थायी सदन है और उसे भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के मामले में ऐसा कोई संघीय महत्व नहीं है। वो राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करती और उसकी संरचना भी, जैसा हमने देखा, काफी विषम है। उसमें शिक्षक हैं, स्नातक हैं, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि हैं, मनोनीत सदस्य हैं। जबकि राज्यसभा की संरचना ज्यादा समरूप है। वो मुख्य रूप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। इन्हीं सब कारणों से विधान परिषद की स्थिति संवैधानिक रूप से विधानसभा के मुकाबले और राज्यसभा के मुकाबले भी काफी कमजोर है। तो फिर इसके होने का क्या औचित्य है? आलोचक तो इसे द्वितीयक सदन, सेकेंडरी चेंबर, महंगा सजावटी विलास, कॉस्टली ऑर्नामेंटल लग्जरी या सफेद हाथी तक कहते हैं। हाँ, आलोचना तो काफी होती है। ये भी कहा जाता है कि ये विधानसभा के कामों में गैर जरूरी देरी पैदा करता है और कई बार ये उन नेताओं को पिछले दरवाजे से सदन में लाने का जरिया बन जाता है जो चुनाव हार गए हों या लड़ना न चाहते हों। लेकिन इसके पक्ष में भी कुछ तर्क दिए जाते हैं। जैसे क्या फायदे बताए जाते हैं? तो पहला तर्क यह है कि ये विधानसभा द्वारा जल्दबाजी में दोषपूर्ण तरीके से या बिना सोचे समझे बनाए गए कानूनों पर एक रोक लगाता है। ये एक तरह से पुनरीक्षण का अवसर देता है। अनुभवी लोग उसमें सुधार सुझा सकते हैं। दूसरा तर्क यह है कि ये उन प्रतिष्ठित पेशावरों, विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों को विधानमंडल में प्रतिनिधित्व प्रदान करता है जो शायद व्यस्तता के कारण या चुनाव की राजनीति की वजह से सीधे चुनाव का सामना नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते। जैसे राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से 16 सदस्य मनोनीत करते हैं। तो ये 2 मुख्य फायदे गिनाए जाते हैं, पुनरीक्षण और विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, अब आखिर में बात करते हैं विधानमंडल के विशेषाधिकारों की। ये क्या होते हैं? विशेषाधिकार कुछ खास अधिकार, उन्मुक्तियां, इम्यूनिटीज और छोटे एग्जेम्पशंस हैं जो राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों को, उनकी समितियों को और उनके सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होती हैं। इनका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सदन और उसके सदस्य स्वतंत्रता पूर्वक और प्रभावी ढंग से अपना काम कर सकें, बिना किसी बाहरी दबाव या हस्तक्षेप के। अच्छा, ताकि वो ठीक से काम कर पाएं। लेकिन राज्यपाल को नहीं मिलते, क्योंकि वे विधानमंडल का अभिन्न अंग होते हुए भी सदस्य नहीं होते। अगर सामूहिक विशेषाधिकारों की बात करें तो उनमें मुख्य हैं सदन को अपनी रिपोर्ट, बहस और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार है और दूसरों को ऐसा करने से रोकने का भी अधिकार है। सदन को अधिकार है कि वो अजनबियों, स्ट्रेंजर्स को अपनी कार्यवाही से बाहर रख सकता है और जरूरत पड़ने पर गुप्त बैठक, सीक्रेट सिटिंग भी कर सकता है। सदन अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम खुद बना सकता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, सदन अपने विशेषाधिकारों के हनन, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज या अपनी अवमानना, कंटेम्प्ट के लिए सदस्यों को और बाहरी लोगों को भी दंडित कर सकता है। सजा, फटकार, चेतावनी या कारावास भी हो सकती है। कारावास भी? जी हाँ, सदन की अपनी जेल तो नहीं होती, लेकिन वो निश्चित अवधि के लिए कारावास का आदेश दे सकता है। सदन को अपने किसी सदस्य की गिरफ्तारी, हिरासत, दोष सिद्धि या रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।
सदन जांच कर सकता है और गवाहों को उपस्थित होने या दस्तावेज पेश करने का आदेश दे सकता है। अदालतों को सदन या उसकी समितियों की कार्यवाही की जांच करने से रोका गया है और सदन परिसर के भीतर पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति, सदस्य या बाहरी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ना ही कोई कानूनी प्रक्रिया, सिविल या आपराधिक, चलाई जा सकती है। अब आते हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकारों पर, जो हर सदस्य को मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, उन्हें सदन के सत्र के दौरान और सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है। सिविल मामलों में, क्रिमिनल में नहीं। नहीं, ये छूट आपराधिक मामलों या निवारक नजरबंदी के मामलों में उपलब्ध नहीं है। दूसरा बड़ा विशेषाधिकार है विधानमंडल में भाषण की स्वतंत्रता। सदस्य ने सदन या उसकी समिति में जो कुछ कहा है या जो वोट दिया है, उसके लिए उस पर किसी भी अदालत में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये तो बहुत जरूरी है ताकि वे खुलकर बोल सकें। बिल्कुल। इसके अलावा सदस्यों को जूरी सेवा से छूट प्राप्त है। वे सत्र के दौरान किसी अदालत में सबूत देने या गवाह के रूप में उपस्थित होने से इनकार कर सकते हैं। तो आज हमने राज्य विधानमंडल की काफी जटिलताओं को समझने की कोशिश की। एम लक्ष्मीकांत के स्रोतों के आधार पर हमने इसकी संरचना, अलग अलग सदनों की भूमिकाएं, कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया और संसद के साथ इसके अंतर को देखा। ये तो स्पष्ट है कि विधानसभा ही प्रमुख सदन है जिसके पास ज्यादातर शक्तियां हैं, जबकि विधान परिषद की भूमिका काफी सीमित है और विवादास्पद भी रही है। हाँ, ये बिल्कुल साफ है। खासकर विधान परिषद की जो स्थिति है, उसकी सीमित शक्तियां और कुछ राज्यों द्वारा उसे खत्म करने या फिर से बनाने की जो प्रवृत्ति रही है, वो राज्य स्तरीय शासन और प्रतिनिधित्व की बदलती प्रकृति पर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। बिल्कुल, और यहीं पर हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या आज के समय में राज्य स्तर पर ये 2 सदनों वाली व्यवस्था, यानी द्विसदनीय प्रणाली, वास्तव में कोई मूल्य जोड़ती है, या ये सिर्फ एक पुरानी संरचना है जिसे आज के संदर्भ में पुनर्विचार की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ। धन्यवाद।